हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। मिडाइवल हिस्ट्री एक्सप्लोरिंग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि हम लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जहां पे हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा। आज हम भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंपायर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर अंपायर के बारे में। आप सब जानते होंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था तो उस समय विजयनगर अंपायर इंडिपेंडेंट हो गया था। उसी के साथ साथ एक और अंपायर भी इंडिपेंडेंट हुआ जिसका नाम था बहामी किंगडम। अब अगर आप देखेंगे तो विजयनगर अंपायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब जानते हैं कि विजयनगर अंपायर अपने आर्ट इन कल्चर के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्लास में मैं जानने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा थ्रू द एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव आखिर क्या क्या चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो हमें विजयनगर अंपायर के रिलेटेड पता होनी चाहिए। और आप सब जानते होंगे कि विजयनगर अंपायर में अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। विजयनगर अंपायर की 4 मेजर डायनेस्टीज में से जो पहली डायनेस्टी थी वो संगम डायनेस्टी थी। और संगम डायनेस्टीज में से जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मिले थे वो थे देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड। इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है और वो कुछ समय के लिए रूल करती है, उसका नाम था सलुवा डायनेस्टी। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड डायनेस्टी आती है तलुआ और फाइनली आर्विडा डायनेस्टी के बाद ही इस विजयनगर अंपायर का एंड हो जाता है और सारा रूल नायकास के अंदर आ जाता है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विजयनगर अंपायर को कर्नाटक किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रीलिम्स के एग्जाम देते हैं तो इस डायनेस्टी को ये एक नाम भी दिया गया है। कर्नाटका बेस्ड ही है और प्लस इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये डेक्कन रीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मोहम्मद बिन तुगलक के से अलग होने के बाद जब हरिहरा और बुक्का अपने एरिया में जाते हैं और वहां पे उनको पता चलता है, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि वो कन्वर्ट हो चुके थे इनको इस्लाम, लेकिन बाद में जब उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भेजा था विजयनगर अंपायर में तो फाइनली उन्होंने अपने टीचर से मिलने के बाद विद्या नारायण से बातचीत की और फाइनली ये कह दिया कि अब से हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो हरिहरा और बुक्का का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी फाउंडेशन रखने के लिए, लेकिन संगम डायनेस्टी और विजयनगर अंपायर को बनाने में देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप देखेंगे तो इस समय भारत के अंदर काफी सारे फॉरेनर ट्रेवलर, वो अब्दुल रज़ाक हो, नुन्निस हो, निकोलो डी कॉन्टी हो, इन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो ये सारी जो विजयनगर अंपायर बना वो हरिहर के और बुक्का के दोनों भाई हैं उनके टाइम पे बना। और ये बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि वो ये चाहते थे कि अगर एक साइड से इस समय दिल्ली सल्तनत है, दूसरी साइड से बहामी किंगडम जो शिया अंपायर बना, तो एक हिंदू अंपायर भी होना चाहिए जो अपने लोगों को डिफेंड कर सके। उसके चलते हुए इन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रख दी। कैपिटल इसकी हम्पी है। वैसे हम्पी के बारे में आप सब जानते होंगे कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा है। जब आप क्लास 12 की एनसीईआरटी में देखते हैं इसकी लोकेशन, इसके आर्ट, और हम्पी एक ऐसा शहर था जिसको विजयनगर अंपायर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और हमें काफी सारी चीजें जो है प्रॉपर वे में तो नहीं मिली, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस जगह में ये जो विजयनगर अंपायर था उन्होंने अपनी सारी कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादातर हम्पी में की और वो चाहते भी थे कि इस एरिया को किसी तरीके से बचाया जाए फ्रॉम बहामी किंगडम का जो थ्रेट था, या फिर आप गजपति रूलर्स के तौर पे भी देखेंगे जो उड़ीसा से अटैक हो रहे थे उनसे भी बचाया जाए और वहां के जो लोग हैं उनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। अब जब हम मैप बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि पहले संगम डायनेस्टी आती है, फिर सलुवा डायनेस्टी आती है, फिर तलुआ डायनेस्टी आती है और फिर फाइनली आर्विडा डायनेस्टी। यानी कि ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1336 और एंड कर जाता है अपने 1646। और उसके बाद आपको पता है कि मुगल कंट्रोल पूरी तरीके से आ चुका था। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि विजयनगर अंपायर के अंदर ही तो फिर यूरोपियंस पावर जो है, जैसे पोर्तुगल्स के अंदर जो कैलिकट का रीजन था वो मिला उनको। अब अगर हम देखें तो संगम डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है क्योंकि ये डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई। आई वुड से लाइक सलोवा डायनेस्टी का हमें इतना कोई ज्यादा खास कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला क्योंकि संगम डायनेस्टी से टूट के ही बना है। बट यस ऑफ कोर्स अगर हमें इस पूरे टॉपिक को समझना है तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है तलुआ डायनेस्टी, क्योंकि इसी में हमें कृष्णदेव राय मिले और उनका आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली
आगविदा डायनेस्टी का भी इतना कोई बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन संगम डायनेस्टी में हमारे पास देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो देवराय फर्स्ट को क्यों जाना जाता है? पहली चीज तो ये देखिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो उस समय रखी गई, जो विजयनगर अंपायर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो ये था कि देवराय फर्स्ट के समय में मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। रीजन ये है क्योंकि इनको तुंगभद्रा रिवर से अपने आप को बचाना है, क्योंकि बहामियों के अटैक जो है वो बार बार हो रहे थे। तो वो इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और ईरू ने ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है और उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। यूपीएससी आपसे इस बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है और अच्छे खासे डैम भी इन्होंने बनाए हैं। अगर आप अपना चेक करेंगे क्वेश्चन यूपीएससी का 2023 का, तो आपको आंसर दिखेगा, वहां पे लिखा हुआ है देवराय सेकंड के बारे में। और ये चीज उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि एग्रीकल्चर इतना फ्लोरिश होगा तो एग्रीकल्चर से जो टैक्स इंपोज होगा और वो टैक्स आएगा, फिर उससे वो अपनी मिलिट्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा आपके पास देवराय सेकंड है क्योंकि इनको अगर आप देखेंगे तो इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने विजयनगर अंपायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की ओर लिया है। प्लस दूसरी चीज इनका ये माना जाता था कि इनकी आर्मी के अंदर इन्होंने मुस्लिम्स को भी, हिंदूज को भी, सबको इकट्ठे रखा था। क्योंकि उस समय मुस्लिम रूलर्स को, मुस्लिम आर्मी को रखना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहामी किंगडम से जो रूलर थे वो घोड़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, पर्टिकुलर अरबियन घोड़े जो यूज किए जाते थे। उनको ये लगता था कि अगर हम भी अपनी आर्मी के अंदर कुछ मुस्लिम्स को रखेंगे तो डेफिनेटली एक वो जो अटैक होगा वो एक बैलेंस अप्रोच में हो पाएगा। तो डेफिनेटली हमें लगा कि उन्होंने सेक्युलरिज्म को और मुस्लिम्स को वही वैल्यू दी है। और इवन दो कहा जाता है कि मस्जिद तक भी बनाई गई, तो वो एक प्रमोट करता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देवराय सेकंड, और उनके समय में भी काफी सारे फॉरेनर्स, और आखिरकार एक जो चीज हमें देखने को मिली वो आर्ट एंड कल्चर में था कि संस्कृत भी फ्लोरिश हुई, तेलुगु भी, कन्नड़ भी, इनके कोर्ट पोइट्स भी काफी सारे रहे हैं। और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी बड़ा हुआ है जिसमें विरूपाक्षा टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल। तो ये शो करता है कि संगम डायनेस्टी के टाइम पे जो विजयनगर अंपायर था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। बट विजयनगर अंपायर बेसिकली अगर आज के दौर पे जाना जाता है तो वो कृष्णदेवराय, लेकिन यूपीएससी ने देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वैसे ही कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। मैंने आपको कहा था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो विजयनगर अंपायर में कृष्ण, इनके फाउंडर आप देखेंगे तो सुलुवा नरसिम्हा देवराय है। इनको थ्रेट था, इनको कभी ब्राह्मी किंगडम से, क्योंकि ये नायकास के तौर पे काम करते थे, संगम डायनेस्टी के अंदर ही थे, उनको खत्म करने के बाद इन्होंने खुद ही सारा कुछ संभाल लिया। फिर इनको गजपति रूलर उड़ीसा की ओर से बहुत ज्यादा थ्रेट था, तो इनकी पूरी लाइफ ना लड़ाई में बीत गई। तो ये कुछ खास आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विजयनगर अंपायर में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इनके लास्ट रूलर नरसिम्हा राय एक बहुत ही पपेट नवाब टाइप के रूलर रहे हैं, और इन्हीं के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो तलुवा डायनेस्टी के कुछ रूलर जैसे नरसा नायका वो ही डिसाइड करते थे कि क्या होगा। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अगर आपसे नहीं हो पाता तो क्यों ना एक काम किया जाए कि आपको हटा दिया जाए, और भारत के अंदर इस तरीके से तलुवा डायनेस्टी आ गई। तो पहले आई संगमा डायनेस्टी, फिर सलुवा डायनेस्टी। सलुवा उतना कुछ कर नहीं पाए और इन्हीं के एक बंदे ने उनको रिप्लेस करके यहाँ पे एक नई डायनेस्टी बनाई जिस डायनेस्टी का नाम पड़ा तलुवा। अब हमें ये देखना होगा कि आखिर तलुवा डायनेस्टी ने भारत के आर्ट एंड कल्चर को और खासकर कृष्णदेवराय ने किस तरीके से बहामी किंगडम से बदला लिया और इतने बड़े एम्पायर और प्लस लिटरेचर के अंदर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाए, और आखिर क्या वजह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइटल लिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, सो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।